को डाउट? तो भी नो सर। ओके। इस बार हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से शुरू करना था ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। अरे यार, चलो कोई नहीं, मैंने अपना टाइम टेबल। हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स पक्का तुम लोगों ने अपना पैकेज करने की कोशिश किया? हाँ जी। पैकेज का क्या बना नम्रता? हो रही है चीजें? हो रहा है सर। हो रहा है। चलो जी। Good। स्वाति, आपने आपने लास्ट क्लास का वो दे लिया? यस सर, लास्ट क्लास का देख लिया मैंने। चलो जी ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपका। उसमें क्या चल रहा है कि लास्ट में कहाँ तक पहुंचे सारे लोग कोचिंग में? सेकंड ऑर्डर कराया सर। सेकंड ऑर्डर करा दिया? यस सर। अच्छा, इतनी जल्दी? कितनी क्लास हो गई बीच में उनकी? सर दो ही हुई है अभी तो इस चैप्टर की। तो क्या 2 क्लास में सेकंड ऑर्डर करा दिया उन्होंने? यस सर। कैसे? सर करा दिया बस। सर हमें तो एक क्लास में करा दिया था। सेकंड ऑर्डर? यस सर। अरे जी आगे। आज जी तो हमने लास्ट क्लास में ये वाली बात डिस्कस की थी, एक बार यहाँ तक मैं रेट और रेट कांस्टेंट तक की बात डिस्कस कर ली थी ना सबने, देखना। हाँ जी, रेट और रेट कांस्टेंट तक। यस सर, हो गया था। चलो जी, आज हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करनी। आज जी लेट्स लेट्स फील इट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, है ना? लेट्स फील इट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। आज एक एक सिंपल सिंपल आइडियाज लेके चलते हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। लेट्स टेक सिचुएशन वन। ठीक है। सिचुएशन वन में मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स कैसे, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस बॉक्स के अंदर, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एंड ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में ऐसे कोलाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे या कुछ और मॉलिक्यूल्स है, ये ऐसे आके लड़ते हैं। ठीक है। तो जब ये लड़ेंगे तो लड़के ये क्या होते हैं, ये दो पार्टिकल लड़के एक हो जाते हैं। क्या ये चीज इमेजिन हो सकती है ना? दो पार्टिकल यस। लड़के एक हो जाते हैं। तो जरा ये बताओ, इस रिएक्शन को होने के लिए आपको डबल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा पार्टिकल्स? यस सर। आप इमेजिन कर सकते हो ना, हमेशा हर एक स्टेप के लिए आपको डबल चाहिए होगा ताकि सिंगल प्रोडक्ट बने। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जा सकता है? हम ऐसी रिएक्शन को बोल सकते हैं जो कंसंट्रेशन की स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। आया समझ में? देखा, तुम्हारे कंसंट्रेशन की स्क्वायर की कंसंट्रेशन का 2 गुना होगा या 2 बारी होगा तभी रिएक्शन होगा। आया? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट और ए इंटू ए, क्योंकि दोनों ए होंगे, जितना ज्यादा होंगे पार्टिकल्स उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। आर इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। ऐसे टाइप की रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोला जा सकता है। क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया सबको? यस यस। सर। ठीक है। मतलब यस ये सर। सिर्फ ये फीलिंग के ऊपर है कि हम एग्जैक्टली क्या बात करें। एक और सिचुएशन लेना, सिचुएशन नंबर टू। ठीक है। सिचुएशन नंबर टू में अगर आप देखोगे, लेट्स से आपके पास क्या है, आपके पास एक हॉल है। एंड इस हॉल में आपके पास ना, ये जो मैं बना रहा हूँ, दीज आर चेयर्स। ठीक है। दीज आर चेयर्स। एंड लेट्स से कि अभी आपके पास क्या है, बहुत ध्यान से समझने की वाली बात, और जब तक समझना है तब तक हाँ मत बोलना। अमीर, आपका माइक ऑन है बच्चे। चलो। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या सिचुएशन समझना सारे लोग। अभी लेट्स से वी हैव अप्रोक्सीमेटली 50 सीट्स। ठीक है। एंड ऑल द 50 सीट्स आर वेकेंट। क्या ये वाली बात समझ में आ रही? यू हैव अ 50 सीट सेटअप एंड उस 50 की 50 सीट खाली है। ठीक है। देर आर पीपल कमिंग। ठीक है, देर आर लेस देन 50 पीपल कमिंग। इट्स लाइक कि पहले 5 लोग आ गए, 6 लोग आ गए, ऐसे करके बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं उठ रहे हैं।
क्या ये वाली बात समझ में आ रही? बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं उठ रहे हैं वाली बात समझ में आ रही कि 5 लोग आए बैठ गए, ठीक है, 5 में से Yes, sir. चले गए, ऐसे चल रहा है। तो कैन आई से यहाँ पे जो रेट है दैट इज डायरेक्टली, जो उठने बैठने का या सीट को ऑक्यूपाई करने का रेट है, दैट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू या डायरेक्टली इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कि तुम्हारे पास सीट्स कितनी है या लोग कितने हैं। क्या ये वाली बात कह सकते हो? अगर 10 लोग आए तो 10 सीट ऑक्यूपाई होगी, 15 लोग आए तो 15 सीट ऑक्यूपाई होगी। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है। 25 लोग आए 25 लोग बैठेंगे। क्या ये वाली बात सही है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये आइडिया होगा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। लेट्स अंडरस्टैंड, हम सिचुएशन 2 की बात करते हैं, ठीक है। सिचुएशन 2 में अगर आप करके चलोगे तो सिचुएशन 2 को कैसे समझा जाएगा, दो चीज देखते हैं। सिचुएशन 2 में आपके पास क्या, अगेन यू हैव 50 सीट सेटअप, बट इस बार भीड़ इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मान लो यहाँ पे 500 लोग हैं, ठीक है। जो लोग हैं, जो पीपल हैं, दीज आर 500 पीपल एंड द सीट्स आर ओनली 50, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 500 पीपल हैं एंड द सीट्स आर ओनली 50। तो आप देख सकते होगे सिर्फ 50 ही लोग बैठे होंगे। भाई सीट तो 50 ही है ना, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो यहाँ 50 ही लोग बैठे होंगे। आप 5,000 लोग ले लो, मैं कहता हूँ आप 5 करोड़ लोग ले लो, अगर सीट 50 है तो 85 लोग बैठे होंगे। आई बात समझ में? दिस Yes, इज sir. दिस रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। दिस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड कि लोग कितने हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये वाली रिएक्शन सर ये तो आपने केमिस्ट्री में बताया नहीं, केमिस्ट्री में बता देता हूँ। आपके पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है। इस मेटल सरफेस के ऊपर मैं मान लेता हूँ कि ऐसे जो छोटे छोटे मैं आपको ये बना रहा हूँ ना, ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं ना, ये है, इट्स लाइक ये साइड्स है। साइड का मतलब ये छोटे से हिस्से पे कोई चीज आती है और रिएक्शन करती है, छोटी चीज आती है रिएक्शन करती है, चीज आती है रिएक्शन करती है। आप खुद सोचो, रिएक्शन सिर्फ उतना ही हो पाएगा जितनी इसके ऊपर साइट है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिएक्टेंट, सर मैंने तो 2 किलो ले लिया था सर, रिएक्टेंट हजारों करोड़ों में था। बेटा क्या फर्क पड़ता है, जो साइट है वो तो फिक्स ही है ना जहाँ पे रिएक्शन हो सकते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यस सर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक थोड़ा सा फीलिंग आ गया होगा कि एग्जैक्टली हम ये रिएक्शंस की बात क्या कर रहे हैं। जब चीजें कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड करे, कि मतलब 2-3 चीजें मिलके एक बन रही है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। डायरेक्टली आपके पास कंसंट्रेशन में लोग आ रहे हैं जा रहे, लोग आ रहे हैं जा रहे, ठीक है, दैट इज तुम्हारे पास सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता आपने कितना कंसंट्रेशन लिया, कितने लोग हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। जो रिएक्शन है वो अपने ही पेस पे चल रही है। क्या सबको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ये वाला एक आइडिया लग गया? क्या सार्थक आपको समझ में आया? एग्जैक्टली आप शायद यही पूछे थे लास्ट क्लास में कि सर ऑर्डर से क्या मतलब है। Yes, sir. सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जो जीरो ऑर्डर है मतलब वो एक तरीके से फर्स्ट ऑर्डर ही है लेकिन एक्सेस रिएक्टेंट है उसमें, ऐसा कह हाँ, सकते कई हैं? कई कई सिचुएशंस में ऐसा होता है, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। ये मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझाया है बिकॉज गैस में ऐसा होता है ना, ये गैस की रिएक्शन। बट Yes, sir. ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक चीज ये समझो, एंजाइम की बात करते हैं, ठीक है। आप एंजाइम जो होता है, एंजाइम का जितना भी कैटलिस्ट है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर या फिर जीरो Yes, ऑर्डर sir. में रहता है, हाँ फर्स्ट ऑर्डर रहता है वो, ठीक है। एंजाइम का जितना भी रिएक्शन है, अब उसमें देखो फर्क नहीं पड़ता कि आपका तुम्हारे पास क्या है, क्या कम है ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो सबका अपना अलग अलग है चीज है। आप इसको यहाँ पर मतलब एक बेसिस है थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग का, विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है ना। इस चैप्टर में आपने देखा होगा मैथ ज्यादा दिखती है, विजुअलाइजेशन थोड़ा कम होता है। Yes, sir. अभी समझ में आ गया? आप कह सकते हो जो आपने बोला सार्थक, बिल्कुल कहा जा सकता है, ठीक है। चलें आगे। Okay, sir. एक तुम्हारे पास इशिका, ख्याति, क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? क्या ऑर्डर वाली बात सबको यस सर। क्लियर है? ओके जी। लोना, बच्चे आपको क्लियर है? यस सर। नम्रता, Yes, sir. नम्रता तुम्हारे भी सेकंड ऑर्डर तक करा दिया क्या? Sir, no idea. अटेंड नहीं कर रही हूँ क्यों? सर, ऐसी समझ तो आता नहीं है, टाइम मुझे बता दिया करो, अपन क्लास रख लिया करेंगे यार। वेस्ट होता तुम कितने बजे आ जाती हो फिर आकाश से अब?
सर सिर्फ ये ब्रेक ब्रेक में नहीं अटेंड करी। मतलब ब्रेक ब्रेक में अटेंड नहीं करी मतलब? मतलब ये समर वेकेशन के टाइम इस मंथ नहीं अटेंड करूंगी आगे। ओके ओके, चलो ठीक। आ जाओ, अभी यहाँ पे तो क्लियर है ना कि हम क्या बात करें ना, बता। यस सर। चलो जी, आ जाओ जी। तो तुम्हारे पास केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर हम जो बात कर रहे थे, तो हम ऑर्डर के ऊपर बात करते हैं। और बेसिकली कितना रिएक्टेंट कंज्यूमर है, किस तरीके से कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है, कि ए के कितने लग रहे हैं, बी के कितने लग रहे हैं, हम उसकी बात करें। तो ऑर्डर इज, ये ना एक्सपेरिमेंटल चीज होती है। अभी तो हमें, तो मैंने आपको एक ऐसे बता दिया कि भाई ये सिचुएशन, बट फाइनली टेस्ट करना पड़ता है, तब पता चलता है कि किसी चीज का क्या ऑर्डर है या कितना कंज्यूम हो रहा है, ए डबल कंज्यूम हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब एक्सपेरिमेंटेशन है। तो हमारे पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हम वैसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, RLE। रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे पास, ये पूरा मैं बता चुका हूं ना, या के बारे में मैंने बताया था ना, के इज बेसिकली नेचर उसका, रिएक्शन का, कि उसके अंदर रिएक्टेंट कैसे हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लो आपको बांध के रखा हुआ है, तो आपको बांध के रखा हुआ, आपको भूख तो लग रही, बट आप खा नहीं पा रहे हो। दैट इज पर्टिकुलर सिचुएशन बेस्ड होता है के ना। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये रिएक्शन टू रिएक्शन पे डिपेंड करता है, या चीजें चेंज होती रहती हैं इसकी। R इज इक्वल्स टू के। तुम्हारे पास मान लो कोई कंसेंट्रेशन A है की पावर x, तो A प्लस बी प्लस सी, दिस इज सम रिएक्शन, दिस गोज टू Z। R इज इक्वल्स टू के, A की पावर x, B की पावर y एंड C की पावर z। यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन होगा, ऑर्डर होता है सारे के सारे को ऐड करने के बाद x प्लस वाई प्लस z। Order can be zero, it can be negative, it can be positive or even fraction। ठीक है, और इवन फ्रैक्शन। आई होप शायद किसी ने मुझसे पूछा था कि किसी को वो बताएगा कि नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी को ये तो नहीं पढ़ाया गया ना कि ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना? क्लियर है ना? या बताया गया किसी को? किसी बच्चे का एक दिन टेक्स्ट आया था कि सर पूछ रहे थे कि सर ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता क्या। आई होप आप सबने यही पढ़ा होगा कि ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इवन फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या किसी को यहाँ तक डाउट है? एक बार इसको रीड करके देखना। इट इज द सम ऑफ ऑल द पावर्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना? आपके पास बाय एक्सपेरिमेंट ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ऑर्डर यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। एक बार सारे लोग ऑर्डर को चेक कर लो, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। सर नेगेटिव तब होगा जब हम रिएक्टेंट एक तरीके से हम कंसिडर कर रहे हैं बन रहा है रिएक्शन में। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो। देखिए, ओके बट H2O2 का जो डीकॉम्पोजिशन होता है, वो H2O2 की रिएक्शन का इनवर्स होता है ना? जितना ज्यादा H2O2 ओके होगा बेसिकली, उतना कम रिएक्शन होगा। यस सर। हम्म। चलो जी, सर आई ऑर्डर से होप। हमें पता क्या चल रहा है रिएक्शन के बारे ऑर्डर से इशिका हमें ये पता चल रहा होता है कि एक लमसम की कितना रिएक्टेंट कैसे कंज्यूम हो रहा है, कैसे कंज्यूम हो रहा है। रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली कंज्यूम हो रहा है, धीमे धीमे करके कंज्यूम हो रहा है, एक बार में छः छः कंज्यूम हो रहे हैं, कि कैसे हो रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ऑर्डर में, हमने स्क्वायर की बात किया, तो हम ये बोल रहे हैं कि एक बार में दो दो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। आया समझ में इशिका? में? यस सर। रिएक्शन रिएक्शन कैसे डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन पे, ऑर्डर वो बताता है। कि भाई आपने 1000 किलो ले लिया, पर रिएक्शन उतने ही सही चल रही है, इसका मतलब वो रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आपने 1000 किलो लिया, रिएक्शन ट्रिपल हो गई, अब अच्छा, मतलब ये रिएक्टेंट पे पावर 3 पे चल रहा है। आया समझ में कैसे है? यस सर। देखिए, ये ऑर्डर की बात हो रही है। एक और बार किसी और को कोई भी डाउट हो तो जरा सा पूछो भाई, ऑर्डर तक। चलो जी, ओके। आ जाओ जी, दीज आर सम क्वेश्चंस। आंसर कोई नहीं बोलेगा, आपने पहले सॉल्व करना शुरू करना है। पहला वाला करने के बाद सारे लोग बताना, फिर मैं आपको, फिर हम आगे चलेंगे। आ जाओ, मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। पहले एक बार सारे लोग बोर्ड पे देख लो। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखा रहा हूँ। देखो जी, आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू के बी की पावर एक्स। मुझे नहीं पता बी की पावर क्या है,
उन्होंने बोला बी को ट्रिपल कर दिया तो रेट 9 टाइम्स हो गया। अब खुद सोचो, बी को अगर ट्रिपल कर दिया दैट मीन्स 3b⁻x और रेट क्या हो गया, 9 टाइम्स हो गया, 9r। तो इसका मतलब 9 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x, तो x की पावर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। यस। ऐसे करके Yes. करना होता है, एक अजम्पशन ऐसे मान मान के करना है। अजम्पशन क्या है, XYZ मान के करो। सबसे अच्छा तीसरा क्वेश्चन है, चौथा वाला। चलो जी सारे लोग ट्राई करो। हाँ भाई, पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस करें क्या। यस सर। पहला वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सारे लोग बोर्ड पे देखना, R इज इक्वल्स टू K A² एंड B⁻1। ठीक है, ये तो पहला वाला पार्ट हो गया। व्हाट इज द ओवरऑल रेट। तो 2a नहीं होगा? वो क्यों होगा, तो हमारे पास 2 मोल्स है एक केस लिए। ऐसे नहीं करते। ठीक है, आपने डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्री के बारे में, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते। ठीक है, चलो मैं आपको अभी ओके आगे सर। बताऊंगा। हाँ, और 2A नहीं लिखा जाएगा। चलो जी, तो तुम्हारे पास R इज इक्वल्स टू K A² एंड B⁻1। ठीक, अब तुम्हारे पास ये आ गया। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, 3। या फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट है। No, इफेक्ट ऑन sir. नो रेट सर। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड। अगर ए को डबल कर दिया तो अब तुम्हारे पास के ए का डबल तो 2A² एंड B⁻1, आपका रेट हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 दिख रहा है आपको। थर्ड का आंसर है यस सर। 4। भाई थर्ड तक किसी को भी डाउट है, नम्रता लोना, क्या यहाँ तक डाउट है बच्चे। नो सर। ठीक है, हाँ सर। फोर्थ वाले का क्या, फोर्थ इफेक्ट ऑन रेट, ठीक है, इज रिड्यूस टू पावर 1/3।
अगर तुम्हारे पास ये है तो R इज इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर बी का पावर 3, तुम्हारे पास तो 3 आ जाएगा, तो भाई रेट कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इशिका, कोई 1/3 टाइम। डाउट इसमें? नो सर। चलो जी, लास्ट लास्ट वाला कौन बताएगा आंसर, फिफ्थ वाले का? तो हाफ हो जाएगा, वो 1/4। ट्वेल्थ, आ जाओ देखो। सारे लोग देखना, अगर आपने क्या किया, जो ये डब्बा होता है, डब्बा मींस कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एम आई राइट? है ना? अगर आपने ये किया है तो R इज इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर एंड बी का पावर 1 है। ठीक, तो आपने जब यहाँ पे वॉल्यूम किया तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और इधर भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2v, तो ये आ जाएगा 2 × 1/8। अच्छा, इसको अच्छे से करके दिखा देता हूँ। एक ना जी सारे लोग, R इज इक्वल्स टू के, इसको मैं लिख रहा हूँ NA/V का होल स्क्वायर एंड NB/V। ठीक है, आपने रेट वॉल्यूम को डबल कर दिया, वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो ये हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर एंड NB/2v। जरा देखना यहाँ से, अगर आप बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/8 के NA/V का होल स्क्वायर एंड NB/V। क्या ये बात सही है कि नहीं है? ठीक है, यस आया सर। समझ में? तो Yes. 1/8 सर लेकिन हो ए जाएगा। की वॉल्यूम डबल लिखी थी ना क्वेश्चन में। नहीं, आपने देखो ना, इसमें लिखा है कि इफ वॉल्यूम ऑफ ए इज डबल्ड। ओके, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बारे में नहीं बोला हुआ है ना? यस सर, सर बी की अलग वॉल्यूम होगी तो हम 2 भी नहीं ले सकते ना। अब बच्चे देखो, इसको समझो। वैसे होना तो यहाँ पे 1/8 ही चाहिए। देखो जी, आपके पास क्या होगा, इसको मिक्स कर देना। तो इसमें अगर आप देखोगे, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में ही ए है ना? चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, सॉलिड के लिए साथ तो रिएक्शन ही नहीं होती। अगर आपने ए का वॉल्यूम डबल किया, बेसिकली आपने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल किया है, तभी ए का वॉल्यूम डबल हुआ होगा, है ना? चलो, आप इसको यहाँ पर हम ये चीज हटा के, इसको डिस्क्रिपेंसी हटा के हम यही कर लेते हैं। चलो जी, तुम्हारे पास R इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, अगर तुमने सिर्फ ए का किया 1/8 ही जाएगा वो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ सार्थक, मैं क्या कह रहा हूँ? जब ए को आपने जिस कंटेनर में रखा, उस कंटेनर में ही रिएक्शन हो रही है, और अगर ए का आपने वॉल्यूम डबल किया, दैट मीन्स कि आपने कंटेनर को डबल कर दिया है। सर लेकिन मैं जैसे कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर तो वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी होता है, और अगर हमने ए की वॉल्यूम को डबल किया तो 2VA+B भी होगा। जब आपके पास ये वाली बात आ रही है ना, चलो मैं समझ गया कि क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ है, बट वॉल्यूम VA+VB नहीं होगा। अगर तुम गैस के लिए बात कर रहे हो, अब यहाँ पर हम ये डिपेंड कर रहे हैं ना कि अगर हम गैस के लिए बात करें तो क्या होगा, गैस के लिए तो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। यस सर। लिक्विड के लिए तुम्हारे पास ये VA+VB माना जाएगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम फिर VA+VB होगा, यस सर। है ना? तो ये वाला दिक्कत है, अगर गैस है कि वो है तुम्हारे पास। चलो ठीक है, हम इसको लिक्विड मान के चल लेते हैं। तो अगर तुम्हारे पास लिक्विड है, फिर तो हमारे पास ये चीज किया जा सकता है, ठीक है? वो गैस और यस सर। लिक्विड का फंडा फंस रहा है वहां पे। आई होप बाकी सारे लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर गैस है तो गैस तो भाई टोटल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, टोटल वॉल्यूम को। ठीक है, सो तो अगर गैस होगा तो बी का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिर तो आपने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ा दिया है। ओके ओके ठीक है। वो चीज और अच्छे से लिखेगी, आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको मिल जाएंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इस चीज। चलो जी, आ जाओ तुम्हारे पास। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सबका क्लियर होगा, लोना, सताक्षी, शिका, नम्रता। यस सर। सर ठीक एक है, बार वो वाला पॉइंट बता दीजिए जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि 2A क्यों नहीं होगा। अच्छा, 2A क्यों नहीं होगा? आ जाओ, ये वाली चीज समझते हैं। आप ना, आप इसको, वैसे तो आप जब इक्विलिब्रियम भी करते थे हम, तो इक्विलिब्रियम में भी हम क्या लिखते थे, रिएक्टेंट तो ए है ना, रिएक्टेंट 2A थोड़ी है। हम यहाँ पर रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो रिएक्टेंट तो सिर्फ ए है। वो कह रहा है कि उसका 2 टाइम्स यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप यहाँ पे 2 लोगे। आप जो स्क्वायर कर रहे हो, आप स्क्वायर कर रहे हो, यही बात तो बता रहे हो कि ए डबल है। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? ए ए ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? मैंने आपको सिखाया था, जितना ज्यादा होगा उसको ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं।
देखो जी, आपने रेट लॉ के बारे में सुनो तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है कि आपका जो रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट में ए दो बार है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। जो 2a है बेसिकली वो a+a+b है। ठीक है, a+a+b है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? हाँ जी, आया समझ में यस सार्थक मैं सर। क्या कह रहा हूँ? तो R इज इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² इंटू बी। सार्थक क्लियर हुआ? इशिका अभी आपको क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। यस सर। तो वो सारे के सारे रिएक्टेंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को करें जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा। यस सर। सारे लोग देखना भाई, पहले सारे लोग बताओ क्या सबको पहला दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? 110%? यस सर। यस यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप 3 को देखोगे तो R इज इक्वल्स टू के ए की R इज इक्वल्स टू के ए का पावर x एंड b का पावर y। ठीक है, a का पावर x एंड b का पावर y। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, a डबल रेट करने पे आपका 4 टाइम्स हो गया रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, R इज इक्वल्स टू के। एक्स की वैल्यू 2। ठीक है, 2, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो मतलब x बराबर 2। क्या x बराबर 2 सबको समझ में आया? आपने जैसे ही डबल किया वो स्क्वायर हो गया होगा। यस सर। सेम यस गोes कि सर। तुमने आप b को आपने ट्रिपल किया। अगर आपने b को ट्रिपल किया, वो कह रहा है, और आपका रेट 1/3 हो गया, दैट मीन्स -1। b की पावर -1। सारे लोग देखना, b का पावर y, ठीक है, इज इक्वल्स टू a का पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू r, और ये k। आपके पास के, ए में कोई चेंज नहीं किया हमने, बी को हमने 3 टाइम्स करते ही रेट हमारे पास 1/3 हो गया। दैट मीन्स 3 की पावर y बराबर 1/3। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू -1। कैसे किया मैंने, इसको रेसिप्रोकल करोगे, आप लिख सकते हो 3y इज इक्वल्स टू 3 की पावर -1। मतलब अगर बेस सेम है तो यूनिट सेम होगा, तो y इज इक्वल्स टू -1। क्या ये वाली बात समझ में आई कि कैसे सॉल्व किया मैंने? यस सर। चलो जी, यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। भाई सारे लोग पूछ लेना भाई, कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है ना? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, फेमस फॉर बोर्ड।
थर्ड है। चलो भाई, क्या किसी को टाइम लग रहा है या फिर मैं शुरू करूँ डिस्कस करना? हो गया सर। चलो जी, आ जाओ देखते हैं। तो R इज इक्वल्स टू के, ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई एंड सी का पावर जेड। आई होप पहला स्टेप समझ में आया। मुझे नहीं पता किसका क्या है, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये किया, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर rate decreases by 8 times. आई होप किसी को इसमें भी डाउट नहीं होगा। ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रेट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। अगर आपने ये किया तो R इज इक्वल्स टू के, ए बाय टू एक्स, बी बाय टू वाई एंड सी बाय टू जेड। और ये कैसे लिखा जाएगा? 8 टाइम्स। रेट डिक्रीज हो गया ना 8 टाइम्स, तो R बाय 8 आ गया। तो आप यहां से हर एक चीज कॉमन लो, तो 1/8 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर एक्स इंटू 1/2 की पावर वाई इंटू 1/2 की पावर जेड। क्या किसी को डाउट है इस वाली बात में? जरा देखना। नो सर। नो ठीक है, सर। आप यहां से लिख सकते हो 8 का पावर इज इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कैसे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/8 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपके पास इधर भी 1/8 है, उधर भी 1/2 है, तो हम सीधे इनको रेसिप्रोकल करके, तो एक्स 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू की पावर या एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एम आई राइट? क्या किसी को डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। ठीक, तो तुम्हारे पास ये जब आया तो ये बराबर हो गया 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन के ऊपर बात करनी है। तो थर्ड इक्वेशन बहुत बढ़िया है। थर्ड इक्वेशन में कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सी 4 टाइम्स रेट इंक्रीजेस 64 टाइम्स। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब क्यूब हो गया। मतलब सीधे सीधे क्यूब हो गया। तो आप देख सकते हो R इज इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई एंड सी की पावर जेड। तो सी तुम्हारे पास 4 टाइम्स करते, ये 64 हो गया। 64 R इज इक्वल्स टू ए एक्स बी वाई एंड 4 C Z। तो मतलब 4 की पावर Z इज इक्वल्स टू 64 एंड 4 की पावर Z इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब, तो Z बराबर 3। क्या Z की वैल्यू 3 आया है सबको? यस सर। यस यस। सर। तो आपके पास क्या आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 एंड जेड बराबर 3। इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 0 होगा। यस सर। सर बना -1 आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या लास्ट वाला देख लेते हैं। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी टू हाफ, रेट बिकम्स 4 टाइम्स। ओके, हमने डबल कर दिया है रिएक्शन ऑफ ए, तो आर इज इक्वल टू के 2a का पावर x एंड तुमने b को हाफ कर दिया है, तो b/2 की पावर y एंड c इज इक्वल टू z। और यहाँ पर ये कितना हो गया? रेट कितना हो गया था? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स यस सर। यहाँ से सीधे निकल के आ रहा है। तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x एंड 2 की पावर माइनस वाई एंड 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x माइनस वाई, 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई 2 की पावर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। मतलब 2x बराबर 2, x बराबर 1। x बराबर 1 आ गया, तो y बराबर कितना आएगा? -1। क्या ये चीज समझ में आया? कैलकुलेशन भले यस। ही लंबी थी पर ये क्वेश्चन अच्छा माना जाएगा। क्या किसी को भी डाउट है ऑर्डर में? नो सर। नो सर। ठीक है, एक बार देख लो यहाँ तक लो ना। जरा सा भी डाउट है किसी भी स्टेप में आप पूछ सकते नो हो सर, बिल्कुल। हो गया। ओके, बाकी सारे लोग? नो सर। चलो जी, ओके। तो तुम्हारे पास ये तो हो गया। अब है ना, एक बार एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आप लोग वो करके दिखाओ मुझे। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4.11। मैं अगर आपको हिंट दूं, देखो हिंट अगर मैं दूं आपको, 4.11 बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इवन नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो ये कैसे आता है, और बोर्ड में तो आता ही आता है। ठीक है?
वो 4.11 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, उसमें भी देखो 2a से दिया, बट आप नहीं लिख सकते, आपको नहीं पता। आपको एक हमने अभी बताया था कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, और उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट देखो, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या है। आप सीधे अगर आपने a का स्क्वायर लिख दिया, आपने गलत कर दिया, तुरंत गलत हो गया। वो चाहता है कि आप ये काम करो, ठीक है। अब देखो, आपको ए पता है, आपको रेट पता है, आपने ए को 4 टाइम्स कर दिया रेट के साथ, देखो क्या हो रहा है। सारे लोग देखना, आपको ऐसे इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। यहां पर आप देखो बी सेम है कि नहीं है। यस सर। आपने ए को 4 टाइम्स किया, अगर आपने ए को 4 टाइम्स किया, रेट के साथ क्या हो रहा है, सारे लोग ध्यान देना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 24 है, बेसिकली 24 4 इंटू टेन टाइम्स। टू दावर -3। तो इसका मतलब ए के लिए क्या हो रहा है, ए का पावर 1 होगा, है ना। आपने ए को 4 टाइम्स किया, रेट 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब ए का पावर 1 होएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। है ना। तो आपको इसी तरीके से देख देख के करना है, आपको एलिमिनेट करते करते करना है, करो। सर पूरा रेट लो, एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट सब निकाल दिया। सर एक सेकंड, रेट कांस्टेंट निकाल लेता हूँ। यस सर डन। हाँ भाई, बाकी सारे लोग। चले जी। यस सर। ये देखो, आपने ये दो डेटा को देखा होगा तो आपको ए के बारे में पता चल गया होगा। फिर आपने अगर ये दो डेटा को देखा होगा तो आपको बी के बारे में पता चल गया होगा। देखो, आपने यस देखा सर। यहाँ पर, आपने इसको डबल किया, ये 4 टाइम्स हो गया, देखा यस सर। है ना। तो इसका मतलब बी का पावर 2 हो गया। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, आर इज इक्वल्स टू ए का पावर 1 एंड बी का पावर 2। भाई किसी को भी डाउट हो कि ए का पावर 1 और बी का पावर 2 कैसे आ रहा है, तो दिस इज द टाइम पूछने के लिए। ए का पावर 1, बी का पावर 2, जल्दी बताओ नम्रता। मैं बता दूं। बता दूं? ठीक है, आओ। आप पूछ क्यों नहीं रहते फिर? ये तो मैंने आपसे पूछ लिया। इसका मतलब आप पहले भी नहीं पूछ रहे हो मेरे से, जो आपको नहीं आ रहा समझ में। एम आई राइट? नो सर, सर पहले वाले आ गए। अच्छा, आ जाओ तो फिर आप पूछो बच्चे, ठीक है। आप किसी का इंतजार मत करो, ठीक है। चलो जी, अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है। आज जो मैं इसको पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन किया, कैसे। और ऐसे आपको क्वेश्चन और मिलेंगे पैकेज में, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट वाली बात कर रहा है। तो मैंने लिख लिया आर इज इक्वल्स टू के, ए का पावर एक्स एंड बी का पावर वाई, ठीक है।
मैं फर्स्ट और फोर्थ को लेके चल रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो आर तुम्हारे पास हो गया 6 × 10⁻³ नीचे वाले को मैं लिख रहा हूँ 24 × 10⁻³ ठीक है। ये हो गया के डिवाइडेड बाय के, ए का पावर 0.1 एक्स एंड ये भी था 0.4 एक्स हो गया। यहाँ पे बी का पावर हो गया 0.1 की पावर वाई एंड ये हो गया 0.1 की पावर वाई। ठीक है, नम्रता समझ में आई है? के से के कैंसिल, ठीक है। ये ओवरऑल देखो डिवाइड होके 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 1, 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, देखो है कि नहीं। 0.1 से 0.1, वाई तो तुम्हारा कॉमन था तो वाई तो ऊपर आ गया। 0.1 को 0.1 से डिवाइड किया तो 1 की पावर कुछ भी हो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं। नम्रता ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या होगा, इधर भी तुम्हारे पास है ये 1/4 है इज इक्वल्स टू ये, अगेन पावर सेम है तो कॉमन हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4, तो आपने डिवाइड किया आ गया 1/4। तो देख लो आप, 4 की पावर -1, या सीधे आप कह सकते हो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, सेम नाउ अब आपको किसके लिए करना है, अब ना आपने बी के लिए करना है। इस बार में थोड़ा देखो, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो सेम है तो ये तो आउट हो जाएगा। इसको आपने देखा बी को, तो बी का तुम्हारे पास क्या है, ये हो गया डबल है, तो 1/2 या फिर आप 2 लिख सकते हो, 2 का पावर y इज इक्वल्स टू, यहां पर जब आप डिवाइड करोगे 7 × 4 टाइम्स करो, 7 4 = 28 होता है, 72 × 4 करोगे 28.8 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, दैट मीन्स 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, y इज इक्वल्स टू 2। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया गया। एक बार आपके पास ये आ गया, फिर आप के तो निकाल लोगे, आपको रेट पता है, आपको ए पता है, आपको बी पता है, आप के निकाल लोगे होमवर्क आज के लिए। ठीक है, ओके। चले आगे। आज पैकेज में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, आपने वो भी देखना है। क्या किसी को भी यहाँ तक डाउट है जरा सा भी? नो सर। चलो जी, आगे देखते हैं। आगे तुम्हारे पास क्या है, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑर्डर एंड RLE। ये वाला पोर्शन सुनना और समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। आपके लिए ना ये जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स आपको कुछ चीजें समझाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या समझाने के लिए, आप एक ये वाली बात समझो सारे लोग, आप लोगों से क्या गड़बड़ हो रही है। मान लो मैंने लिखा 3A + 4B इज इक्वल्स टू Z, 3A + 4B इज इक्वल्स टू Z, मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब 3A + 4B इक्वल्स टू Z लिखा, तो आपको ना नॉर्मल इक्विलिब्रियम में आप क्या करते थे, R इज इक्वल्स टू K, A का क्यूब एंड B का पावर 4। एम आई राइट? आप ये लिखते थे कि नहीं लिखते थे, है ना? यस सर। इक्विलिब्रियम तक तो चल जाता था, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये क्यों गलत है? बिकॉज आप ना आधी नॉलेज के साथ ये काम कर रहे हो। आप आधी नॉलेज के साथ कैसे काम कर रहे हो ये चीज समझना। आ जाओ देखो, क्या पता ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही हो, A + 2B से आपके पास AB2 बन रहा है, फिर आपके पास जो 2A है वो बाकी 2B के साथ कंबाइन कर रहा है, और फिर से वो बना रहा है 8B का होल ट्वाइस कुछ ऐसा से, और फिर ये AB2 और प्लस 8B2 ऐसे करके मिलके ये आपके पास Z बना रहा है। मान लो ये रिएक्शन 3 स्टेप रिएक्शन है, तो आप कैसे लिख सकते हो कि इसके बारे में ऐसा? आ रही बात समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? हम तो रिएक्शन देख रहे हैं, हमें तो लग रहा है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट एक्चुअल में तो 3 स्टेप रिएक्शन है। क्या ये वाली बात समझ में आई? और यस सर। हम तो सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप के लिए बात करते हैं ना। हमने भी पढ़ा था कि रिएक्शन का अगर स्लोएस्ट स्टेप हो गया तो रिएक्शन हो जाएगी। तो मेन केस हमारे लिए स्लोएस्ट स्टेप है, और स्लोएस्ट स्टेप हमें कौन बताएगा? हमें ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। इन तीनों में से कौन सा है मुझे पता नहीं, ये भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो इतनी सारी अननोन चीजों के बीच में अगर आप पहली वाली रिएक्शन के हिसाब से चीजें लिख दोगे, आप गलत हो जाओगे। अगर ये स्लोएस्ट स्टेप है तो एक्चुअल में जो ऑर्डर आएगा वो आएगा R इज इक्वल्स टू K, A का पावर 1 एंड B का पावर 2। इस रिएक्शन का ये रेट लॉ एक्सप्रेशन माना जाएगा। आया समझ में? इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटल। आप सिर्फ इक्वेशन देख के नहीं बता सकते। क्या सबको समझ में आई ये वाली बात?
Yes, sir. यस सर। है। चलो जी, इधर देखना फिर। नम्रता कोई डाउट? लोना? नो सर। No, हैप्पी? sir. नो सर। चलो जी, तो अब तुम्हारे पास क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं करने हैं, आपको मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि कैसे स्टोशियोमेट्री, जो मेन पॉइंट है ना, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे स्टोशियोमेट्री इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ऑर्डर, नॉट एट ऑल, नॉट इवन क्लोज। बहुत ही डिफरेंट बात है। स्टोशियोमेट्री उसके आगे का नंबर है, एंड ऑर्डर तब आता है कि किस तरीके से वो रिएक्शन में खर्च हो रहा है, वो बात है। और वो भी कौन से स्टेप के लिए? स्लोएस्ट स्टेप के लिए। ठीक है, चलो। तो आपके पास ये इक्वेशन है, आप देख रहे हो फर्स्ट वाले में। फर्स्ट इक्वेशन में आप देखोगे तो आपका रेट इज इक्वल टू के N2O5 की पावर 1 आ रहा है। देखो यहां पर 2 है बट यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाले स्टेप में देखना, आपका तो ये लग रहा है कि भैया ये क्या हो रहा है, इसके जो रेट लॉ एक्सप्रेशन इसमें देखोगे, इसमें तो प्रोडक्ट भी निकल के आ रहा है, आ सकता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी आ सकता है। इवन जो थर्ड स्टेप है ना जो मेरा, वो आपको ये बताने के लिए कि कैटलिस्ट भी आ सकता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपके पास रिएक्टेंट तो होता ही होता है, कई बार वो नहीं भी हो तो चलेगा। प्रोडक्ट हो सकता है, रिएक्टेंट हो सकता है, आपका कैटलिस्ट हो सकता है। आपका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं हो सकता, जिसपे क्वेश्चन आते हैं, वो होता है इंटरमीडिएट। क्योंकि इंटरमीडिएट क्या है, बीच में बना, अभी है कल नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। आ रही बात समझ में? इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता, बिकॉज इंटरमीडिएट बनते ही टूट जाता है। क्या इंटरमीडिएट Yes. वाली बात समझ में आई? चलो जी, तो तुम्हारे पास ये पहला वाला स्टेप अगर हम देखें, फ्रॉम ऑल द अबव एग्जांपल्स इट इज क्लियर दैट, from all the above examples it is clear that there is no relation between stoichiometry of the reaction and order of the reaction. सारे लोग हाँ या ना? फर्स्ट वाला। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो जी, सेकंड स्टेप क्या? ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल एंड फिक्स बट स्टोशियोमेट्री इज नॉट। एग्जैक्टली, स्टोशियोमेट्री हम जब चाहो तब कर सकते हैं। स्टोशियोमेट्री इज थ्योरेटिकल। ठीक है, आप सीधे बैलेंस करते हो एटम्स को दोनों तरफ। ऑर्डर के साथ ऐसा नहीं होता, ऑर्डर हमें चेक करना पड़ता है वैल्यूज के साथ। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, रेट लॉ एक्सप्रेशन नॉर्मली इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट, जो हमें पता है, बट इट में इन्वॉल्व कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट, बट रिएक्शन इंटरमीडिएट विल नॉट अपीयर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये कभी नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट हम समझने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आज का होमवर्क लिखो सारे लोग, सारे लोग होमवर्क लिखो। ठीक है, आपने कहीं से भी देख के, कुछ भी देख के, जो मैं आपको समझा तो रहा हूं, बट आपने मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, और स्टोशियोमेट्री के बीच में, स्टोशियोमेट्री, हाँ आप समझ सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी और स्टोशियोमेट्री के बीच में, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में 3 पॉइंट लिखने हैं बस आपने। ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी वाले मैं आपको बता ही रहा हूँ, बट आपको मॉलिक्यूलरिटी के बाद में 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक, बताओ, बोलू, शुरू करें? यस सर। Yes, sir. मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? आपके पास कितने रिएक्टेंट वाले, कितने मॉलिक्यूल्स, देखो मान लो कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि आपके पास ए बी और सी, ये हम अभी सीखेंगे आगे, इसको कोलिजन थ्योरी बोलते हैं, कि ए बी और सी एक साथ आए, ऐसे कोलाइड किए यहाँ पर इस पॉइंट पे, और आपके पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस बार मॉलिक्यूलरिटी कितना है? 3। कितने मॉलिक्यूल मिलके आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। कितने मॉलिक्यूल मिलके एक रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। इसको रीड करना, देखो जी। तो इसमें है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये चीज पता होना चाहिए आपको। एलिमेंट्री माने सिंगल स्टेप रिएक्शन, की किसी एक स्टेप में कितने पार्ट कर रहे हैं। हर स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी अलग हो सकता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? एलिमेंट्री वाली बात क्या है? विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ, in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of the reaction. I hope molecularity सबको क्लियर होगा। molecularity वाली बात बताओ। Yes, sir. यस। Clear. यस सर। हाँ जी, नम्रता? यस सर। ठीक है, चलो जी। अरे तो बेटा बहुत तेज बोल दिया तुमने यार, ऐसा लग रहा है जैसे पीटी टीचर हूं मैं। ठीक है,
होती है तुम लोग के स्कूल में अभी पीटी वीटी? पीईटी बोलते हैं ना, पीईटी बोलते हैं, पीटी बोलते हैं? पी बोलते हैं। अच्छा पीई बोलते हैं। और स्कूल में से पहले पीटी टीचर बोलते थे। सार्थक आप स्कूल जाते हो क्या? यस सर, जाता हूँ। ये ये आपके यहाँ भी होता है पीई वाला? तो हम पीई लिखते हैं लेकिन बोलते तो पीटी हैं सारे। अच्छा, ऐसे एग्जैक्टली वो पीईटी होता है ना, जो मेरे को स्कूल में सिखाया गया था, पीईटी होता है, पता नहीं क्या। चलो तो जो भी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर वो ये होएगा। ट्रेनिंग ऐसे कुछ, हाँ। यस सर। चलो जी, आ जाओ आगे देखते हैं। ऑन चेंजिंग स्टोशियोमेट्री, rate constant and rate of reaction changes but rate of particular species remains same। देखो रेट कांस्टेंट वाली बात अभी हम सीखेंगे कैसे होता है, क्वेश्चन आता है अच्छा वाला कैटलिस्ट में। एंड रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, रेट ऑफ रिएक्शन वाली बात कि आपने 2a+3b लिखा हुआ है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा -1/2 da/dt इज इक्वल टू -1/3 db/dt। एम आई राइट? बट यही चीज आपने क्या कर यस दिया, सर। 4a+6b कर दिया, इस बार तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा ना, -1/4 da/dt। देखो तो भाई स्टोशियोमेट्री तुम्हारा चेंज करने से आपका वो चीज बदल जाता है, ठीक। बट रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन सेम। रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज तो -da/dt है ना, वो तो एक ऐसे खर्च हो रहा है, वो तो किसी बात पे डिपेंड नहीं करता है। हमने चैप्टर की शुरुआत में ही ये वाली बात सुनी थी, याद है? यस सर। फिफ्थ वाला पॉइंट एक बार सारे लोग देख लो। फिफ्थ वाले पॉइंट में पहली वाली लाइन अभी और समझानी है, बट उसके बाद वाली लाइन क्लियर है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा। रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज da/dt या db/dt होता है, उससे स्टोशियोमेट्री का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो जी, फॉर अ सिंगल/एलिमेंट्री, हाँ जी, सिंगल/एलिमेंट्री वाली बात समझ में आ रही है, सिंगल/एलिमेंट्री। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है। फॉर अ सिंगल/एलिमेंट्री step reaction, order of reaction is equals to stoichiometry, but any reaction is simple or not is decided experimentally, which help with help of mechanism। इस लाइन का मतलब क्या है, जो इसको देख, ये क्या कह रहा है कि आपको मैंने बोल दिया कि a+3b = z है, एंड दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। आपको ये चीज लिखा है कि a+3b = z है, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ये एलिमेंट्री उसने बोला है, उसने सिंगल स्टेप बोला है, उसने क्वेश्चन में बता रखा है ये चीज, देन यू कैन राइट r इज इक्वल टू a⁻1 b⁻3 इंटू के। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? अगर उसने क्वेश्चन में बोल रखा है ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तब तो आप ये काम कर सकते हो, वरना आप ये काम नहीं कर सकते। अरे नेट नहीं आ रहा क्या? हाँ जी, भाई ये वाली बात समझ में आई? लास्ट जो हमने सुना था यहाँ तक, आपने कहाँ तक सुना? फिर आपकी वॉइस चली गई थी बीच में। एलिमेंट्री तक ही हुआ था। अच्छा ओके, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि अगर क्वेश्चन में उन्होंने एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप बोल रखा है, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, और अगर उन्होंने नहीं बोला है तो आप नहीं लिख सकते। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन या दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो जब तक सिंगल स्टेप नहीं लिखा हुआ है, तब तक आप डायरेक्टली रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। क्या ये वाली बात समझ में आ गई सबको? यस सर। हाँ जी। Yes, sir. नम्रता, लोना, ख्याति, ख्याति चली गई क्या? यस। नहीं सर, चलो जी, समझ। ठीक है, ओके, चलो, ओके। आ जाओ तुम्हारे पास, नेक्स्ट बात करते हैं। ये वाली चीज समझना आपको, देखो ये वाला मैंने अभी आप लोग को सिचुएशन से शुरू किया था,
Order of a reaction changes with the condition in which the reaction is performed. Decomposition of gases on solid surface follows first order at low pressure. जब गैसेस कम थे, ये वो वाला केस हो गया बच्चे जो अभी हमने पढ़ा था, जब गैस के मॉलिक्यूल कम थे तो सीट बराबर, जैसे ना लोग कम थे सीट के हिसाब से थे, है ना, तो जितने भी लोग आ रहे थे वो सीट पे बैठते जा रहे थे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बट जैसे ही आपके पास लोग 5,000 6,000 हो गए थे और सीट आपके पास 50 थी, अब लोगों पे डिपेंड नहीं कर रहा था, जीरो ऑर्डर पे हो गया। आया समझ में सार्थक? ये वाली हम बात कर रहे थे, यस सर। ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट याद रखने, नेक्स्ट टाइम पे आपको ये पॉइंट 7 के 7 रटे होने चाहिए ऑर्डर के, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद द कंडीशंस इन विच द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड, कि अगर आपने कंडीशन चेंज किया तो क्या पता ऑर्डर 2 का 3 हो जाए, क्या पता 3 का 4 हो जाए, क्या पता 3 से 1 हो जाए, कुछ भी हो सकता है अगर आपने कंडीशंस चेंज कर दी। एक बार आप ये सारे के सारे पॉइंट ऑर्डर के बारे में आप एक बार रीड कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। 2-3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है जो हमें और देखने हैं, देन विल मूव ऑन टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हो सका तो हम जीरो ऑर्डर तो खत्म करके ही जाएंगे। सर डन। हाँ जी, डन है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलो जी, ओके। आ जाओ, तो तुम्हारे पास 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, ये जो 4 टाइप है ना, ये वैरायटी हमें कंप्लीट करना जरूरी है ना। चलो, पहले मैं आपको ये वाला वैरायटी, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और फिर इसके साथ का की पॉइंट। आप लोग वैसे तो नोट्स नहीं लिख रहे होगे, बट कुछ चीजें ना अपने नोट्स में जो भी आप लिखते हो ना उसमें ऐड ऑन जरूर कर लिया करो। आई होप आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलती होंगी मेरे नोट्स में, यस सर। है ना। यस सर। आई रियली विश कि मिल रही हूँ। चलो, ऑब्वियसली मिल ही रही होंगी। आ जाओ, ये क्वेश्चन तो कराया ही नहीं होगा किसी ने क्लास में, जबकि ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। चलो जी, आ जाओ, देखना है यहाँ पर हम क्या बात करें। इस बार रिलेशन बोल रहा है K1 K2 एंड K3 के बीच में रिलेशन बताओ अगर आपके पास ये दिया हुआ है। जरा सारे लोग देखना, पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dN2O5/dt, यही लिखा हुआ है ना, N2O5 या N2, हाँ यही है, लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt इज इक्वल टू 1/dO2/dt। क्या ये चीज लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है? यस सर। सर आप म्यूट हो गए। ठीक है, देखना, ये लिखा जा सकता है। अब आप देखना, जो -dNO2/dt है बच्चे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है K1N2O5 के बराबर, तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ। तो मैं दो दो करके ले रहा हूँ, तो अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखोगे, KN2O5 की पावर 1, और इसको लिखा जा सकता है -1/2 K1N2O5 की पावर 1। भाई यहां तक सारे लोग देख लो, जब दिल में सुकून ठंडक पहुंच जाए तब बताना, तभी हम आगे पहुंचेंगे। पहले ये बताओ क्या किया, क्या हमने, रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको दिख रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन तो ऊपर ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपके पास डी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया। अगर ये रखा है
तो मैं N2O5 N2O5 को कैंसिल आउट कर रहा हूँ और मेरे पास माइनस, ये माइनस वाला पोर्शन भी चला जाएगा। माइनस किसके लिए यूज करते थे? रिएक्टेंट के लिए करते थे। दैट मीन्स कि यस सर। रिएक्टेंट खर्च हो रहा है। तो आपके पास K बराबर क्या आ गया? K1/2। जरा देखो सारे लोग, ठीक है, लोना, ख्याति, सताक्षी, इशिका, ठीक है, समीर, सारे लोग देखो, क्या ये K1/2 वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर। सर। Yes, sir. अगर आप इसी तरह, आप Yes, एक sir. चीज नोटिस करना, आप सिंपल एक चीज नोटिस करना, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो है, जो रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज है, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो स्टोइशियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। देखो, स्टोइशियोमेट्री 2 था, उसके नीचे 2 आ गया। रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज तो तुम्हारे पास 2 था, ये इसके नीचे आ गया। तो तुम्हारे पास क्या, अगर आप NO2 के लिए निकालोगे ना, तो ये निकल के आएगा K2/4, और अगर आप उसके लिए निकालोगे तो K3/1 निकल के आएगा। तो सीधे सीधे ये लिखा जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो हम ये सी चीज लिख सकते हैं कि जो के रेट कांस्टेंट है ना तुम्हारे पास, K इज इक्वल्स टू K1 तो हमारे पास जो भी था, अल्फा इज इक्वल्स टू K2/बीटा इज इक्वल्स टू K3/गामा इज इक्वल्स टू K4/फाई, जो हमने बहुत पहले लिखा था। ये जो है, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। और ये वाला जो K है, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी, रेट कांस्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी। और अब तुम्हें एक और पॉइंट जो मैंने पहले पढ़ाया था, अब समझ में आएगा। आप इस तरीके से पूरा सॉल्व करके निकाल सकते हो, एग्जैक्टली लाइक जैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे, उसी तरीके से आप के बारे में लिख सकते हो। पर्टिकुलर मतलब N2O5 के लिए K1 हो गया, NO2 के लिए K2 हो गया, O2 के लिए K3 हो गया। वैसे ही आपके पास 5 चीजें, तो हर एक के लिए भी K लिखा जा सकता है, पूरी रिएक्शन के लिए भी K लिखा जा सकता है। क्या ये वाली बात समझ में आई? जो K1 है वो उनकी स्टोशियोमेट्री पे डिपेंड करता है, और यही पॉइंट उन्होंने पहले बोला था कि ऑन चेंजिंग द स्टोशियोमेट्री रेट कांस्टेंट आपका बदल जाता है। देखना सारे लोग, ऑन यस चेंजिंग सर। स्टोशियोमेट्री रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस बट रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशी रिमेन सेम। हाँ भाई, समझ में आया? क्लियर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है, है ना? तो ये हम बात सीख रहे थे यहाँ पर, ये जो चीजें सीखने लायक हो गई, क्लास 12 वाला जो हमने ये किया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इस पे, बहुत बढ़िया वाले। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, सारे लोग सोचो। ये ना, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन आपको आइडिया दे रहा है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICl। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बोला है कि अगर ये बात सच है तो दोनों का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म A और मैकेनिज्म B। अच्छा, अगर मैकेनिज्म A होगा तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? KH2 इंटू ICl का स्क्वायर। क्या वो बात सही है? सर। क्वेश्चन में दिया सर। हुआ है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड यस ICl। सर। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो पावर है वो 1 है। अगर आपने मैकेनिज्म ये मान के चले, इसका मतलब ये तो सिंगल स्टेप बोल रहा है ना, ये कह रहा है कि भाई सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन में इसके अकॉर्डिंग तो K का आ गया H2 का पावर 1 और ICl का पावर 2, ये तो सबको दिख रहा होगा। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, ये नहीं हो सकता क्योंकि उसने यस। दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर। बट इसके हिसाब से अगर आप लिखोगे, हाँ, तो इसमें दिख रहा है कि R इज इक्वल टू K H2 का पावर 1 और ICl का पावर 1, इसलिए आपका जो मैकेनिज्म बी होगा दैट विल बी फॉलो। क्या किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो हाँ सर। भाई, No, sir. नम्रता, No, sir.
200। पक्का ना? सही सही सारे लोग बताना भाई, कोई झूठ वूठ नहीं बोलेगा मेरे से। टाइम ले लो पर सारे लोग। ठीक है ना? आगे चले। दोनों बच्चे कोई दिक्कत यहाँ यस। तक? No, sir. चलो जी आगे देखते हैं। आगे तुम्हारे पास द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, पहला वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सेकंड वाला आप लोग ट्राई करोगे। देखना जी, आप पहले इतना बताओ कि अगर आपको कभी भी मैकेनिज्म का क्वेश्चन आ जाए, आप ये बताओ, आप जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो वो फास्ट के लिए लिखोगे कि स्लो के लिए लिखोगे? स्लो। स्लो स्टेप। Low. अगर आप स्लो के लिए लिखोगे तो चलो देखते हैं कि क्या होगा। हम ना यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट ऑर्डर, हमें ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है इस रिएक्शन का, तो हम क्या करें? ये हमें ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है। तो आपके पास क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर? ये लिखा जा सकता है आपका R इज इक्वल्स टू के O3 का पावर 1 एंड O का पावर 1। ये लिख सकता हूँ स्लो स्टेप के लिए। यस सर। बट प्रॉब्लम है ना, क्या इंटरमीडिएट क्या इंटरमीडिएट रेट लॉ एक्सप्रेशन में आ सकता है? नो। नो सर। इसका मतलब आपको ये हटाना पड़ेगा। आपको ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आपको ये यहाँ से हटाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। अगर आपने ये किया तो मैं इसको कैसे हटा सकता हूँ? मुझे ऊपर दिख रहा है कि अरे ये तो इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है। इसके लिए तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूँ कि O2 इंटू नेसेंट ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय O। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, अगर ये है तो मैं इसको लिख सकता हूँ O3 डिवाइडेड बाय O2 इज इक्वल्स इंटू के इज इक्वल्स टू O के बराबर। यस सर। ठीक है, अगर ये O के बराबर है, आपने इसको यहाँ रख दिया R इज इक्वल्स टू के O3 इंटू O3 डिवाइडेड बाय O2 इंटू के डैश, तो भी के डैश होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, R इज इक्वल्स टू के डबल डैश O3 का स्क्वायर एंड O2 का पावर माइनस। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी 2 - 1 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है आपको? क्या सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। आप यस सर। हमेशा यस इसको दो स्टेप में करोगे। पहला स्टेप आपका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का? पहला स्टेप होगा कि आप स्लोएस्ट के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन, फिर अगर इंटरमीडिएट आता है तो इंटरमीडिएट को इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन से एलिमिनेट करो। जो फाइनली आएगा वो आपका आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को देख लो, एग्जैक्टली ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ। चलो जी, जिसका भी हो जाए वो बस कर लेगा और बताएगा।
तो इसका आंसर वैसे फ्रैक्शन इसका आंसर क्या क्या सार्थक? सर शायद फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में आएगा तो क्या हो गया? नहीं सर, मैं कंफर्म कर रहा था, मतलब कि फ्रैक्शन में आएगा ना शायद। हाँ। यस सर। हाँ भाई, बाकी सारे लोग डिस्कस करें। सर -1 आ रहा है। -1 आ रहा है, ओके, शुरू करें। हाँ भाई, ख्याति, नम्रता, तुम्हारा क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। कौन सा, कहाँ तक लिखा आपने? कौन से स्टेप में फंस रहे हो? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखा? सर kx × y2। बिल्कुल सही लिखा। यही लिखा ना जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? एक्स को। यस सर। ठीक है, अगर एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से या 3 से? 1। सर 1। तो 1 से करेंगे तो k इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास x2 इंटू के इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ से √x2 इंटू के इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, और ये इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो r इज यस। इक्वल्स टू, तो तुम्हारे पास रूट में रखोगे तो k डबल डैश, ये आ जाएगा x2 का पावर 1/2 एंड y2 का पावर 1। आया समझ में? नम्रता, तुमने इसी स्टेप में गड़बड़ किया ना? यस सर। ठीक है, इशिका, आपने कहाँ गड़बड़ किया? आपका -1 कैसे आ रहा है? सर इसका, इसी में करा है। ठीक है, सबको ये गलती समझ में आई? हाँ भाई, लोना, ख्याति, Yes, sir. 1.5 आंसर है इसका। ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें ना, इस क्वेश्चन में सबको बोनस हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में उन्होंने ये दिया हुआ था। आया समझ में कि क्यों ये क्वेश्चन बोनस हो गया था? सब लोग ने 2 के लिए तो लिख लिया था, बट किसी ने, अब भाई 1 यूज करूं या 3 यूज करूं, किसी को समझ ही नहीं आया। वैसे तो 3 वाला बिल्कुल यूज होगा नहीं, कुछ लोगों ने इसका 1.5 ही निकाला था, क्योंकि 3 में तो दोनों ही क्या है तुम्हारे पास, इंटरमीडिएट है ना? तो तुम्हारे पास उन्होंने यस। उन्होंने फिर ये वाली चीज करेक्ट की थी कि उन्होंने बोला कि क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्वेश्चन में ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो 2019 का क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। क्या आज से अगर मैकेनिज्म दिया हो तो आप उसका वो निकाल लोगे, ऑर्डर क्या होगा? यस सर। यस सर। दोनों अच्छे क्वेश्चन है बेटा। पैकेज जितना बढ़ा रहा हूँ, पैकेज सॉल्व होता ना चाहिए डेली। ठीक है, इतना पैकेज हो ही जाना चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं चलेंगे। चलो, ओके, तो हमारे पास ये वाले ऑर्डर हो गए। लेट्स स्टार्ट विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन करके ही चैन लेंगे। आ जाओ जी।
पहले यहाँ तक बताओ, क्या किसी को डाउट है? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक है, चैप्टर समझ में आ रहा है? ओके, चलो जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? R इज इक्वल्स टू K, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन की पावर जीरो। ये हमने किसके लिए लिखा है? लेट्स से आपके पास एक जनरलाइज्ड ऐसे लिख लिया कि आपके पास A टू B कोई रिएक्शन है। लेट्स से शुरुआत में ये A नॉट था, शुरुआत में टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पे, टाइम t इज इक्वल्स टू t पे ये A नॉट माइनस एक्स हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए टी। इसको लिख सकते हैं हम बी टी, एक्स इज इक्वल्स टू बी टी। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? ये बताओ। नो सर। नो सर। नो ठीक सर। है, आप देखना क्या होगा। आर को आप लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी। क्यों लिख सकते हैं भाई? आर बराबर क्या होगा? माइनस डी ए बाई डी टी, या फिर आप पॉजिटिव में इसको डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हो। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए का पावर जीरो। यहां से आपने लिया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के, और ए का पावर जीरो इज गोइंग टू बी वन। ये आ जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल्स टू के डी टी। आप देखना, ए को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा माइनस डी ए इज इक्वल्स टू जीरो से आपका क्या आएगा? ए टी इज इक्वल्स टू जीरो कह रहा हूँ, ए नॉट से आपका ए टी आएगा इज इक्वल्स टू के, जीरो से टी आएगा, डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ भाई। अगर आप इसे लिखोगे, लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आएगा माइनस साइन के साथ, इज इक्वल्स टू के टी माइनस जीरो। आपका फॉर्मूला तैयार हो रहा है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। ठीक, अगर आप यस इस सर। इक्वेशन को ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए टी, ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए टी क्या होता है? ए नॉट माइनस एक्स, तो एक्स बराबर क्या आया? के टी। आज इसको फील करते हैं कि क्या बात हो रही है। ठीक है, पहले ये बात बताओ, क्या ये वाला फॉर्मूला समझ में आया सबको? आपने ये याद भी किया होगा सबने, ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए टी, ये फॉर्मूला याद किया होगा आपने, है ना? यस सर। एक्स इज इक्वल्स टू के टी। इस फॉर्मूले को मैं आपको फील करा दूं कि एग्जैक्टली क्या है। ये रिएक्शन पता है कैसे चल रही है? ये रिएक्शन इस तरह चल रही है। ये रिएक्शन रेट कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है। आप देखो, R इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली रेट कांस्टेंट कितना है उसके बराबर ही है। रेट यस सर। कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। इट्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसा कि आपके पास मान लो 100 चीजें हैं एक डब्बे के अंदर, और आपका जो K का वैल्यू है वो 2 है। तो हर बार क्या होता है? हर एक सेकंड में यहां से दो चीजें कम हो जाती है। हर एक सेकंड में इस डब्बे के अंदर से दो चीजें गायब हो, फिर से दो चीजें गायब हो गई, फिर से दो चीजें गायब हो गई, फिर से दो चीजें गायब हो गई। अच्छा ये बात बताओ, दो चीजों के गायब होने से इस बात पे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना? अगर ऐसा थोड़ा, मान लो आपके पास 500 चीजें होती, अभी भी दो ही चीजें गायब होती ना, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो दो है ना, कि एक बार में दो गायब हो जाता है, एक बार में दो गायब हो जाता है। 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, हमें क्या मतलब रिएक्टेंट कितना हो, चीज तो एक बार में दो ही खर्च हो रही है ना। यस सर। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि आपका केटी कहने का मतलब क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू केटी का जो मतलब है, कह रहा है कि जो तुम्हारा खर्च हो रहा है वो के टी टाइम्स पे हो रहा है। वो कह रहा है कि अगर तुम 10 सेकंड में बात करोगे तो 10 के खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट सेकंड में कितना खर्च हो रहा है? के। सेकंड सेकंड में क्या हो रहा है? 2 के। थर्ड सेकंड में कितना हो रहा है? 3 के। आप देखो ना, फर्स्ट सेकंड में आपके 2 खर्च हो गए, बाद में 4 खर्च हो गए, फिर आपके 6 खर्च हो गए। 5 सेकंड्स में आपके पास कितने होंगे? 10 खर्च हो जाएंगे। क्या आपको मेरे एग्जाम्पल से दिख रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? यस। यस सर। ठीक है, यस। नम्रता, क्या ये वाली बात समझ में आई बच्चे? लोना, है यस ना? सर। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि आपके पास एक बैग फुल है, यू डोंट नो क्या है, बट आप एक बार में हाथ डाल के दो या तीन चीजें निकालते हो, और हर बार आप दो या तीन चीजें निकालते रहते हो। तो आपका हाथ डाल के निकालना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बैग में कितना पड़ा हुआ है। दिस इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है दैट डिपेंड्स ऑन के, कि रेट कांस्टेंट कितना है, आप एक बार में कितनी चीजें निकाल रहे हो।
एंड द टाइम, बिकॉज आप 10वें सेकेंड पे सेम चीज निकालोगे बट वो क्या हो जाएगा 10K हो जाएगा। ओवरऑल कितना खर्च होगा चुका होगा तब तक कि आपने पहले सेकंड में 2 निकाल लिए थे, सेकंड सेकंड में 2 निकाल लिए थे, थर्ड सेकंड में 2 निकाल लिए थे, तो 10 सेकंड में आपके पास टोटल 20 निकल चुके होंगे। आया यस समझ में? ठीक है, तो के एक्स इज इक्वल्स टू के टी के बारे में बात कर रहा है वो। अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, चलो हम एक दो चीजें और देख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में इसी इक्वेशन को लिखना हो तो आपके पास ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए टी होता है। एग्जैक्टली अगर आपके पास गैस के लिए बात करोगे तो पी नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू पी टी हो जाएगा और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, पी नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू पी टी इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि मोल्स जो खर्च हो गए डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स जो हुआ करते हैं, जो इनिशियली थे और जो एक्स खर्च हो गए उसको अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर आता है के टी डिवाइडेड बाय ए नॉट। क्या ये वाली बात समझ में आया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल लिया मैंने, के टी अपॉन ए नॉट। यस सर। ठीक है, आ जाओ जी, अब दो बारे में और बात करते हैं। एक को बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन को खर्च होने में या खत्म होने में कितना टाइम लगता है उसको टीएलटी बोलते हैं। ये रिएक्शन पूरी खत्म हो जाएगी कितना टाइम लगेगा? आपको एक ही क्वेश्चन पता है, ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए टी। अगर पूरी रिएक्शन खर्च हो गई तो ए नॉट माइनस के टी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए टी ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी हो जाएगा या ए नॉट अपॉन के इज इक्वल्स टू टी एल टी हो जाएगा। टोटल रिएक्शन को खत्म होने में ए नॉट बाई के टाइम लगेगा। और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप मेरा एग्जांपल अब समझोगे, अब आपको बिल्कुल फील आएगा। आपके पास 100 चीजें थी, हर सेकंड में आप 2 निकाल रहे हो, आपको ओवरऑल रिएक्शन खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? आपको 50 सेकेंड्स लगेंगे। होगा कि नहीं यस होगा? सर। ठीक है, आया यस समझ में? लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन क्या है कि हर बार आप 2 निकाल रहे हो तो इनिशियल पे फर्क पड़ा है, लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन पे फर्क पड़ रहा है। अगर आपके पास 1000 होती, आप 2-2 करके निकालते तो आपके पास 500 सेकेंड लगते। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम है आपका रिएक्शन का। आ जाओ जी, सेकंड चीज होता है जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। आप लोगों ने शायद से हाफ लाइफ टाइम ही पढ़ा होगा या किसी ने लाइफ टाइम भी पढ़ा था? सर पढ़ा था तो ये मैंने। हाफ हाफ पड़ा था बस। अच्छा, हाफ पढ़ा था। ओके, आपने इसी का लाइफ टाइम भी पढ़ा था? यस सर बताया था थोड़ा सा। चलो नाइस। चलो जी, हाफ लाइफ टाइम देखना आपके पास क्या होता है। हाफ लाइफ टाइम में क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन आपके पास हाफ हो जाता है ना? जो कंसंट्रेशन आपके पास हाफ हो जाएगा उसको देखने जा रहे हैं। तो ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए टी कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई टू। अब यहाँ पर देखो तो आपके पास ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू बराबर के टी आ जाएगा। ये कितना हो गया, ये आ गया आपका ए नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू के टी। अब इस बार आप देखना, ये आ गया ए नॉट अपॉन टू के इज इक्वल्स टू टी हाफ। ऐसे करके लिखते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया? अब एक चीज नोटिस करो, पूरी रिएक्शन को खत्म होने में कितना टाइम लग रहा था, ए नॉट बाई के। ए नॉट बाई के। आधी रिएक्शन को खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है, ए नॉट बाई टू के। हम यहाँ से यस। जनरलाइजेशन उठा सकते हैं, हम सीधे सीधे जनरलाइजेशन उठा सकते हैं। जो इसका की पॉइंट है ना, सबसे जबरदस्त की पॉइंट जो पूरे के पूरे चैप्टर का आता है वो इसी बात पे आता है। इसको नंबर लाइन से ड्रॉ कर लो। पूरा काम होने में कितना टाइम लग रहा है, ए नॉट बाई के। आधा काम होने में कितना लग रहा है, ए नॉट बाय टू के। 1/5 होने में कितना टाइम लगेगा, ए नॉट बाय 5 के। 1/10 होने में कितना टाइम लगेगा, ए नॉट बाय 10 के। क्या नम्रता या लोना, आप लोग को ये बात समझ में आ रही है मैं कैसे जनरलाइजेशन बना रहा हूँ? हाफ के लिए ए नॉट बाय 2 के कर दिया था, 1/5 के लिए ए नॉट बाय 5 के कर दूंगा। नम्रता समझ में आया? यस सर। है ना? तो ये यस आपके सर। पास यस। मजेदार है। या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें इक्वल खर्च होने में इक्वल टाइम लगता है। अगर आप 0 से 50 की बात करो तो भी आपके पास ए नॉट बाई टू के लग रहा है। अगर आप 50 से 100 की बात करो तो भी आपके पास ए नॉट बाई टू के लगेगा। तो इक्वल टाइम लगता है फॉर इक्वल परसेंटेज टू रिएक्ट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन पहले फास्ट हो रही है बाद में स्लो हो जाएगी, यहां पर ऐसा नहीं होता।
यहाँ पर ये रिएक्शन है कि पहले जैसे चल रही थी बाद में भी वैसे ही चलेगी। तो अगर मैंने आपसे बोला 10% 10 मिनट में होता है, तो 20 to 30% कितनी देर में होगा? 10 मिनट में ही होगा। देखिए आपका यस सर, 50 to 60 कितनी देर में होगा? 10 मिनट में ही होगा। 10 मिनट। 90 to 100 कितनी देर में होगा? 10 ही मिनट में होगा। आपका 80 to 100 कितनी देर में होगा? 20 मिनट में होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। चलो जी, ये पूरा का पूरा फंडा है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। नाउ मैं आप लोग को चाहता हूँ कि आज आपका काम है, थोड़ा सा मैं आपको काम दे रहा हूँ। आपने एक तो ये ग्राफ देखने हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ से शुरू करूंगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने हैं। आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बेसिकली ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से, बिना इसका वो देखे, है ना। और एक और चीज बच्चे, एक और चीज, वैसे तो मैंने आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास है वो एग्जैक्टली वही रखी है, वेडनेसडे और संडे को, है ना। पर मुझे एक और क्लास की जरूरत पड़ेगी, आप जैसा कि देख पा रहे हो, क्योंकि पढ़ाना थोड़ा टाइम टेकिंग काम है ना। आप देखिएगा तो हल्का सा अगर एक क्लास मुझे और हफ्ते में मिल जाएगी तो दैट वुड बी वेरी गुड, है ना। मतलब मजा आ जाएगा, हम ना पूरा ये खत्म भी कर लेंगे आराम से, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू हो जाएगा सरफेस वाला। आप लोग बताओ सर कल ही रख लें? कल कब रखोगे? कल सुबह सुबह नहीं हो सकता? सर कल सर नहीं। कभी भी सर। कल नहीं? नहीं सर, कल नहीं। ठीक है, कल नहीं रखते। तो तुम लोग ना एक बार थोड़ा सा डिसाइड कर लो कि कब, हफ्ते में किस दिन टाइम तो लगेगा, ट्यूसडे सैटरडे? सुबह रख लो। ट्यूसडे सुबह? ट्यूसडे सुबह के लिए कितने लोग रेडी हैं? यस यस सर, सर। आई एम रेडी। यस सर। चलो कोई नहीं, देखते हैं अपन। भाई अपना लेकिन ये याद रखना, वेडनेसडे और संडे दो, ये 8:30 बजे फिक्स है ना। वो सबके हिसाब से मैंने रखा है ताकि किसी को भी ऊपर नीचे ना करना पड़े, किसी को भी दिक्कत ना हो। यस ठीक है, चलो जी, फिर हम करते हैं डिसाइड। ये करना अब, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हमारा नेक्स्ट क्लास में, हमारा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका ये टेस्ट कब हो रहा है इसका? काइनेटिक्स का टेस्ट तो नहीं फंस रहा किसी का? नो सर। तो सर। जुलाई में है। जुलाई में ना? ठीक है, यस हाँ। सर। चलो ठीक है, टेस्ट नहीं फंसना चाहिए ना। चलो ओके, तो इस वीक में तो हमारा जो कमिंग वीक है उसमें तो कंप्लीट हो ही जाना है, बट स्टिल आप लोगों को किसी ना किसी दिन ना हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, किसी सैटरडे किसी संडे, क्योंकि हमें थोड़ा सा और पढ़ना है। अभी ट्रैक पे आने के लिए मुझे एक क्लास की और जरूरत है, 1.5 घंटा आप और दे दोगे मुझे, तो हम 1.5 घंटे में काफी ऑन पारा देंगे आपकी कोचिंग के हिसाब से। ठीक है, यस। चलो जी, ओके। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।